नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतिका रतूड़ी है और एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा से गणित विषय से मैंने अपनी एमएससी पूरी की है। जैसा कि आपको विदित होगा, हम सभी पिता के पत्र पुत्री के नाम जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित, उन पत्रों का वाचन कर रहे हैं। हमारे अलग अलग साथी अलग अलग पत्रों का वाचन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेरा पत्र संख्या 9 है। हम यह नहीं कह सकते कि दुनिया के किस हिस्से में पहले आदमी पैदा हुए, ना हमें यही मालूम है कि शुरू में वह कहाँ आबाद हुए। शायद आदमी एक ही वक्त में कुछ आगे पीछे दुनिया के कई हिस्सों में पैदा हुए। हाँ, इसमें ज़्यादा संदेह नहीं है कि जो जो बर्फ के जमाने के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ पिघलते और उत्तर की ओर हटते जाते थे, आदमी ज़्यादा गर्म हिस्सों में आते जाते थे। बर्फ के पिघल जाने के बाद बड़े बड़े मैदान बन गए होंगे, कुछ उन्हीं मैदानों की तरह जो आजकल साइबेरिया में है। इस जमीन पर घास उगाई होगी और आदमी अपने जानवरों को चराने के लिए इधर उधर घूमते फिरते होंगे। जो लोग किसी एक जगह टिककर नहीं रहते बल्कि हमेशा घूमते रहते हैं, खानाबदोश कहलाते हैं। आज भी हिंदुस्तान और बहुत से दूसरे मुल्कों में ये खानाबदोश या बंजारे मौजूद हैं। आदमी बड़ी बड़ी नदियों के पास आबाद हुए होंगे, क्योंकि नदियों के पास की जमीन बहुत उपजाऊ और खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। पानी की तो कोई कमी थी ही नहीं और जमीन में खाने की चीजें आसानी से पैदा हो जाती थी। इसलिए हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तान में लोग सिंध और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियों के पास बसे होंगे। मेसोपोटामिया में दजला और फरात के पास, मिस्र में नील के पास और उसी तरह चीन में भी हुआ होगा। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कौम जिसका हाल हमें कुछ मालूम है, द्रविड़ है। उसके बाद हम जैसा आगे देखेंगे, आर्य आए और पूर्व में मंगोल जाति के लोग आए। आजकल भी दक्षिणी हिंदुस्तान के आदमियों में बहुत से द्रविड़ों की संतानें हैं। द्रविड़ जाति वालों ने बड़ी उन्नति कर ली थी। उनकी अलग एक जबान थी और वे दूसरी जाति वालों से बड़ा व्यापार भी करते थे। लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़े जा रहे हैं। उस जमाने में पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप में एक नई जाति पैदा हो रही थी। यह आर्य कहलाती थी। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ऊंचे कुल का आदमी। संस्कृत आर्यों की एक जबान थी, इसलिए इससे मालूम होता है कि वे लोग अपने को बहुत खानदानी समझते थे। तुम्हें मालूम है कि अंग्रेज अपने को दुनिया में सबसे बढ़कर समझता है। फ्रांसीसी का भी यही ख्याल है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसी तरह जर्मन, अमेरिकन और दूसरी जातियां भी अपने ही बड़प्पन का राग अलापती हैं। ये आर्य उत्तरी एशिया और यूरोप के चरागाहों में घूमते रहते थे, लेकिन जब उनकी आबादी बढ़ गई और पानी और चारे की कमी हो गई तो उन सबके लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए वे खाने की तलाश में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर हुए। एक तरफ तो वे सारे यूरोप में फैल गए, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया में आ पहुंचे। इससे हमें मालूम होता है कि यूरोप, उत्तरी हिंदुस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया की सभी जातियां असल में एक ही पुरखों की संतान हैं, यानी आर्यों की। हालांकि आजकल उनमें बड़ा फर्क है। यह तो मानी हुई बात है कि इधर बहुत ज़माना गुजर गया और तब से बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो गई और कौमें आपस में बहुत कुछ मिल गईं। इस तरह आज की बहुत सी जातियों के पुरखे आर्य ही थे। दूसरी बड़ी जाति मंगोल है। यह सारे पूर्व एशिया में अर्थात चीन, जापान, तिब्बत, शाम और बर्मा में फैल गई। उन्हें कभी कभी पीली जाति भी कहते हैं। उनके गालों की हड्डियां ऊंची और आंखें छोटी होती हैं।
ये सभी जातियां हजारों साल के ज़माने में बहुत सी छोटी छोटी जातियों में बट गई हैं और कुछ मिलजुल गई हैं, मगर हम उनकी तरफ ध्यान न देंगे। भिन्न भिन्न जातियां और उनको पहचानने का एक अच्छा और दिलचस्प तरीका उनकी ज़बानों का पढ़ना है। शुरू शुरू में हर एक जाति की एक अलग ज़बान थी, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरता गया, उस एक ज़बान से बहुत सी ज़बानें निकलती गईं। लेकिन ये सब ज़बानें एक ही माँ की बेटियां हैं। हमें उन ज़बानों में बहुत से शब्द एक से ही मिलते हैं और इससे हमें मालूम होता है कि उनमें कोई गहरा नाता है। अब आर्य एशिया और यूरोप में फैल गए तो उनका आपस में मेल जोल ना रहा। उस जमाने में न रेलगाड़ियां थी, न तार व डाक, यहाँ तक कि लिखी हुई किताबें तक न थी। इसलिए आर्यों का हर एक हिस्सा एक ही जबान को अपने अपने ढंग पर बोलता था और कुछ दिनों के बाद यह असली जबान से या आर्य देशों की दूसरी बहनों से बिल्कुल अलग हो गई। यही सबब है कि आज दुनिया में इतनी ज़बानें मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इन ज़बानों को गौर से देखें तो मालूम होगा कि वे बहुत सी हैं, लेकिन असली ज़बानें बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर देखो कि जहाँ जहाँ आर्य जाति के लोग गए, वहाँ उनकी ज़बान आर्य खानदान की ही रही। संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी और इटली दूसरी ज़बानें सब बहनें हैं और आर्य खानदान की ही हैं। हमारी हिंदुस्तानी ज़बानें में भी जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी और गुजराती सब संस्कृत की संतान हैं और आर्यवंश में हैं। ज़बान का दूसरा बड़ा खानदान चीनी है। चीनी, वर्मी, तिब्बती और शामी ज़बानें उसी से निकली हैं। तीसरा खानदान सेम ज़बान है, जिससे अरबी और इब्रानी ज़बानें निकली हैं। कुछ ज़बानें जैसे तुर्की और जापानी इनमें से किसी वंश में नहीं हैं। दक्षिणी हिंदुस्तान की कुछ ज़बानें जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भी उन खानदानों में नहीं है। ये चारों द्रविड़ खानदान में हैं और बहुत पुरानी हैं।